अक्सर लहसुन की खेती करने वाले किसान भाई गूगल पर, यूट्यूब पर या अन्य माध्यम से यह सर्च करते रहते हैं कि ऐसा क्या डालूं मैं लहसुन की फसल में जिससे कि मेरी लहसुन की फसल की जो गांठें हैं वो बड़ी बड़ी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी बने, उसका जो पर्दा रहे वो चमकदार रहे, मुझे बाज़ार भाव अच्छा मिले और मुझे अच्छी खासी आमदनी हो। जैसा कि किसान साथियों, आप जानते हैं कि लहसुन की जो फसल है वो एक हाई वैल्यू फसल है और इसमें किसी भी प्रकार की कसर कोई भी किसान नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे वो छोटा किसान हो या चाहे बड़ा हो किसान हो। जैसा कि किसान साथियों, अन्य फसलों की तरह लहसुन की फसल को भी 18 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ वो प्रकृति से प्राप्त करते हैं और कुछ हम उन्हें खाद और फर्टिलाइज़र के द्वारा देते हैं। इन पोषक तत्वों में कुछ प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इन पोषक तत्वों के अलावा ऐसा कोई खाद, टॉनिक, फर्टिलाइज़र नहीं है किसान साथियों, जिसका प्रयोग करके आप अपनी लहसुन की फसल में भरपूर उत्पादन और क्वालिटीपूर्ण उत्पादन ले सकें। पहले आप इन पोषक तत्वों को समझना होगा, इनका क्या रोल है आपकी फसल में ये समझना होगा, कब ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी डिफिशियंसी यानी कमी हो जाए तो आपकी फसल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक इनका सही प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसी कड़ी में किसान साथियों, आज हम एक ऐसे ही पोषक तत्व जो कि आपकी लहसुन की फसल की साइज़ को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि किसान साथियों, इतने अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है, फिर ऐसा क्या है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ 3 मुख्य पोषक तत्वों की कार्य क्या है और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि वास्तव में मैंने सही बात की या गलत, और यदि गलत बात की है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। किसान साथियों, जैसे प्राइमरी पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 प्रकार के पोषक तत्व आते हैं। नाइट्रोजन हम देते हैं सामान्यतः अपनी फसल को बढ़वार के लिए, यानी उसकी ग्रोथ अच्छी हो। फास्फोरस का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो मजबूत रहें, तना मजबूत रहें। और जो पोटास होता है वो इसलिए हम देते हैं कि हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ रहे और मजबूत बने, उसके फल का जो कलर है वो अच्छा है, जो फल बने वो अच्छा बने और जो उसका स्वाद आए वो भी अच्छा है और फल में चमक अच्छी खासी बने रहे। इस हिसाब से हम साधारण से भाषा में मैंने आपको समझाया है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग आपने अपनी लहसुन की फसल में बुआई के समय किया होगा या खड़ी फसल में यूरिया के ज़रिए भी किया होगा। फास्फोरस का भी आपने बुआई के समय डीएपी, एसएसपी या बराबर 32-16 जो खाद आते हैं उनके ज़रिए प्रयोग किया होगा और आपने पोटास भी दिया होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने पोटास भी नहीं दिया होगा, लेकिन जो आप खाद दे रहे हैं क्या वो आपकी फसल को मिला है, लगा है तो कितना लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम खाद देते हैं क्या पौधे उसे सीधा ग्रहण कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, यह इन खादों को घुलनशील अवस्था में लाते हैं और घुलनशील अवस्था में आने के बाद यह फर्टिलाइज़र या खाद हमारे पौधे को मिलते हैं और फिर पौधा उन्हें ग्रहण करता है और फिर अपनी जो क्रियाविधि है वो पूरी करता है। नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदला जाता है, फास्फोरस फास्फेट में बदला जाता है और इसी प्रकार पोटास भी जो है, पोटेशियम जिसमें है वो भी घुलनशील अवस्था में आके पौधे को अवेलेबल होता है। पोटास का मुख्य काम है पौधे को खाना पहुंचाना, पौधे की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी वृद्धि करना, फलों का आकार बढ़ाना, उनमें स्वाद देना, उनमें चमक लाना। इस प्रकार आज की जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोटास की, तो जो पोटास किसान साथियों जब आप देते हैं और भरपूर मात्रा में देते हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो कण का साइज़ है ना लहसुन का, वो बड़ा नहीं है, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने पोटास दिया, भरपूर मात्रा में दिया अपनी फसल में और 2 से 3 बार दिया। वैसे किसान वैज्ञानिक है, जो कृषि वैज्ञानिक, वो खड़ी फसल में पोटास देने का रिकमेंडेड नहीं करते हैं, लेकिन उससे बड़े साइंटिस्ट हमारे किसान भाई हैं जो उसका प्रैक्टिकल करके रिजल्ट भी लेते हैं और वो खड़ी फसल में प्रयोग भी करते हैं, उन्हें रिजल्ट मिलता है इसीलिए वो प्रयोग करते हैं। हालांकि लहसुन की फसल में अभी तक ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं कि खड़ी फसल में पोटास देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यदि आप देते हैं और आपको फ़ायदा होता है तो देना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आपने पोटास दिया है और आपकी फसल के जो कंद हैं वो छोटे रह गए, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
आपने उसको दिया है लेकिन उसको लगा है या नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा दूँ कि आपके सामने खाना पड़ा है, आपको भूख लग रही है और जब तक आपने खाना खाया नहीं तो क्या आपकी भूख मिटेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार आपने पोटाश दिया है, पोटाश आपके पौधे को मिला नहीं है, तो फिर पोटाश का जो प्रयोग आपने किया उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में भी बताया है कि जो आप पोटेशियम जो पोषक तत्व उसकी पूर्ति पोटाश के ज़रिए करते हैं, और पोटाश को घुलनशील अवस्था में लाने के लिए पोटेशियम जो मोबिलाइज़र बैक्टीरिया आते हैं वो उनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपकी लहसुन की फसल में भी विभिन्न प्रकार के ज़मीन में कीड़े भी लगते हैं, फंगस भी लगते हैं, और इनके लिए आप फंगिसाइड भी ज़मीन में देते हैं और कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में जब आप फंगिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं किसान साथियों, तो जो आपकी जो खेत की मिट्टी है ना, उसमें जो सूक्ष्म जीव है ना वो भी मर जाते हैं। क्योंकि जो भी रासायनिक कीटनाशक या फंगिसाइड है वो मित्र जीव और सूक्ष्म जीव में फर्क नहीं समझते, उनकी चपेट में जो आ गया समाप्त। जब आपने पोटाश दे दिया और जो बैक्टीरिया ही आपकी खेत की मिट्टी में मौजूद नहीं है, तो फिर उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा, और जब वो घुलनशील अवस्था में नहीं आएगा तो आपको पौधे को कैसे मिलेगा? इसीलिए किसान साथियों, मैं आपको सही समय पर सही जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि अभी लहसुन की जो फसल है वो लगभग 70 से 80 दिनों के आसपास गुजर रही है। इस समय यदि आपके खेत में आपने पोटाश दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में दे देना चाहिए। जितना भी उर्वरक या फर्टिलाइजर 60 दिन की अवस्था से जितना भी आपको देना है पहले दे दीजिए, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अभी तक पोटाश का फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, आपके जो कंद का साइज है वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो अब आपको इस अवस्था में जो पोटेशियम मोबिलाइज़र बैक्टीरिया आते हैं बाज़ार में आपको मिल जाएंगे, तरल रूप में मिल जाएंगे। आप इनको लाइए और अपने खेतों में प्रयोग कीजिए। जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके खेत में आएंगे और ये अपना काम करना शुरू करेंगे, पोटाश जो आपने दिया है उसको घुलनशील अवस्था में लाएंगे, पौधे का आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो जो कंद बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, गुणवत्ता युक्त उत्पादन आपका होगा। ऐसा मेरा मानना है किसान साथियों, और ऐसा प्रयोग करके भी काफ़ी किसानों ने देखा है, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल बताए हैं, उसी के ज़रिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान साथियों, ये कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है, 200 रुपये लीटर में तक में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने जितना अधिक खर्चा किया है ना पोटाश में, और आप वो आगे भी डालने की सोच रहे हैं कि मैं 90 से 100 दिन में भी पोटाश डाल दूँ, इससे तो काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा होगा। और 1 लीटर आपकी 1 एकड़ की मात्रा के लिए काफ़ी है ये बैक्टीरिया। लेकिन किसान साथियों, इन बैक्टीरिया का प्रयोग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सूक्ष्म जीव हैं और तेज़ धूप के कारण मर सकते हैं। इनका सही प्रयोग आप या तो पानी में चला के कर सकते हैं, या फिर आप जब किसी रेत खाद में मिला के अपने खेत की जो क्यारी है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी सिंचाई का तरीका स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है तो आप पूरे खेत में एक साथ फैला दें और तुरंत फव्वारे चला दें। और यदि आपकी क्यारी पद्धति यानी फ्लड पद्धति से आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप एक क्यारी में डालें, उसके बाद सिंचाई करें, और उसके बाद दूसरी क्यारी में डाल के तुरंत उस क्यारी में पानी मोड़ दें, क्योंकि जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव तेज धूप के कारण मर सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें। किसान साथियों, इसका प्रैक्टिकल यदि आपको करना है तो 2 क्यारी में आप छोड़ दीजिए, ये प्रैक्टिकल मत कीजिए। आपको उसकी उपज में, उसकी क्वालिटी में पूरा का पूरा अंतर देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इसी प्रकार से हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कोई अलग से कोई टानिक, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि अचानक से आपके 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में लहसुन की साइज़ को डबल कर दे। बस बातें आपको छोटी और काम की ध्यान रखना है। और ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज को वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और ऐसा आपको लगे कि अन्य किसान भाई के हित में से शेयर करना चाहिए तो आप इसे शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।